सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पर। अभी तक दोस्तों हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 8 तक अपलोड कर दी है। यदि किसी कारणवश किसी स्टूडेंट ने उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किया है तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट को देखिए और सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका भी लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगुर मृदा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे रेगुर मृदा जो होती है ना, इसे हम लोग ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो काली मिट्टी होती है ना, काली मिट्टी का ही अन्य नाम क्या है तो रेगुर मिट्टी है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहली बात हो चुकी है। दोस्तों अब हम बात करें तो रेगुर मिट्टी जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन किसकी होती है तो आपकी जो कपास होती है, कपास यानी कॉटन की जो होती है उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में काली मिट्टी में ही देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें जो ब्लैक सॉइल होती है यानी काली मिट्टी जो होती है, ये कहाँ पर देखने को मिलती है हमें तो सबसे अधिक आपको जो है ना महाराष्ट्र में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी, साथ ही मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी और ये आंध्र प्रदेश में, इन सभी जगह पे आपको जो है ना काली मिट्टी देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय भाषा में रेगुर मृदा कहते हैं। दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं काली कपासी मृदा को हम लोग रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जो है ना उपजाऊ मृदा की हम बात करें अगर, तो वो कौन सी हो जाएगी, जलोढ़ मृदा जो है यहाँ पे सबसे अधिक उपजाऊ मृदा हो जाएगी। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और लाल मिट्टी जो होती है इसमें लेटराइट लेटराइट जो होती है, इसकी वजह से क्या होती है, इसकी जो रंग होती है वो लाल हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे आंखों में बहुत सारे प्रकार के रोग होते हैं, जिसमें से कुछ फेमस है, जैसे कि मायोपिया हो गया। मायोपिया दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। एक होता है हाइपर मेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष भी होता है, मोतियाबिंद भी होता है। बहुत सारे जो रोग होते हैं नेत्र से, इससे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे फिलहाल दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, मायोपिया की। देखिए मायोपिया में क्या होता है, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि आपके जो है आँखों में निकट की वस्तु तो दिखाई देगी, लेकिन दूर की स्थित जो वस्तु होती है वो आपको दिखाई देना बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसी को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर जो होते हैं हमें अवतल लेंस के जो बने हुए चश्मे होते हैं ना, उसका इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं कि आप लोग अवतल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल कीजिए, जिससे क्या होगी कि जो मायोपिया होती है वो ठीक हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना अवतल लेंस, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा जो दूरदृष्टि दोष होती है, देखिए हाइपर मेट्रोपिया होती है, उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस के बने हुए चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना होगा। जो निकट दृष्टि दोष होती है उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस, और जो दूर दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रसिद्ध धार्मिक स्तूप भारत में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको हम क्या बताए थे, जो भी प्रश्न बौद्ध धर्म से संबंधित होंगे या जैन धर्म से संबंधित होंगे वो आपके एग्जाम के पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो से मिलेगी कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को देखना है, किस तरह से आपको मतलब क्वेश्चन का आपको टैकल कर सकते हैं यहाँ पे। तो धार्मिक स्तूप दोस्तों है ना, जितने भी स्तूप है ना वो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित ही होंगे। तो धार्मिक स्तूप दोस्तों है ये कहाँ पर स्थित है, आपको बता दें ये आपके सारनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये वह स्थान हुआ है, कौन, धार्मिक स्तूप, जहां पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इन्होंने कहा था कि निर्माण के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का रास्ता अपनाया था, इसे भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ धार्मिक स्तूप कहाँ पे है आपको, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा।
संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है। ठीक है दोस्तों, संगम साहित्य है ना बेसिकली आपको ये जो है ना आपके जो जितने भी साउथ के एरिया हैं इस रीजन में संगम साहित्य देखने को मिलता है। ठीक है, और संगम साहित्य को दोस्तों हम तमिल साहित्य को भी ये संदर्भित करता है। यहाँ पे कह रहा है कि संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है। तो दोस्तों ये भाग कौन सा हो जाएगा, दक्षिण भारत से हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको जो है ना तमिलनाडु सब हो गया, आंध्र प्रदेश सब हो गया, ठीक है, कर्नाटक हो गया, इसमें आपको संगम साहित्य देखने को मिल जाते हैं। देखिए संगम दोस्तों संगम साहित्य में है तो तुलक्कापियम, ठीक है, और शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो संगम काल है, संगम साहित्य का निर्माण हुआ था मदुरै में 3 संगम जो अकादमी हुई थी। ठीक है, जिसमें 100 ईस्वी पूर्व से लेकर के 250 ईस्वी तक ये किया गया था, उससे ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इस प्रश्न का दक्षिण भारत राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, जितने भी रिवर होते हैं ना, नदियों से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। मैंने आपको कई बार कहा है, तो नदी को जितने भी ज्योग्राफी के पार्ट्स आप पढ़ते हैं ना, तो नदी को आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नदी से आपके 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, नदियों से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों। देखिए सोन नदी जो है ना, ये आपको गंगा की सहायक नदी यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। ये सोन नदी की अगर हम बात करें तो ये यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। ठीक है, और यमुना के बाद जो है दूसरे नंबर पर कौन सी नदी आती है, वो सोन नदी आती है दूसरे नंबर पर। इसे भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सोन नदी की हम बात करें ना, तो सोन नदी जो है ना मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और ये अंत में पटना, बिहार में पटना के समीप जो है ना गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये आपके एग्जाम बिहार का है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है सोन नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, नाबार्ड जो है ना, नाबार्ड ये आपको एक ऋण देती है, जो ग्रामीण आपको जो बैंक्स जो होती हैं उसको क्या करती है, मतलब कि कृषि क्षेत्र में ये आपको क्या करती है, ऋण देती है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये आपके कहाँ हो जाएंगे, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में स्थित हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना होती है। और किसके सिफारिश पर होती है दोस्तों, तो ये आपके जो शिवरमन समिति है ना, शिवरमन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये भी जो है ना रिकमेंडेशन पूछ लेते हैं, किसके रिकमेंडेशन पर जो है ना इसकी स्थापना की गई थी। तो शिवरमन समिति की स्थापना जो रिकमेंडेशन थी यानी कि सिफारिश थी, इसके सिफारिश पर है जो नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। ठीक है, और दोस्तों ये जो है ना, ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है नाबार्ड। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहू पर्व। ठीक है, और इसमें बिहू पर्व जो है ना, ये आपको असम में देखने को मिलते हैं। और एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जो बिहू है वो असम में 3 प्रकार की बिहू मनाई जाती है। ठीक है, वो तीनों अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि पहला बिहू जो होता है दोस्तों, ये जो असम का नव वर्ष होता है, जो अप्रैल महीने मनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोंगाली बिहू कहते हैं। क्या बोलते हैं, रोंगाली बिहू के नाम से जानते हैं, जो अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है दोस्तों। दूसरा जो आता है हमारा बिहू, वो होता है अक्टूबर महीने में। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो कोंगाली बिहू कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोंगाली बिहू के नाम से जानते हैं। और तीसरा दोस्तों क्या होता है, जो जनवरी के मंथ में मनाया जाता है, ठीक है, लास्ट में, वो कौन सा होता है, भोगाली बिहू। कौन सा होता है, भोगाली बिहू मनाया जाता है। तो इस सभी को आपको याद रखना होगा। जो बिहू जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, यानी कि पहला कौन सा हो गया आपका, अप्रैल महीने में जो मनाते हैं हम लोग रोंगाली बिहू, और अक्टूबर महीना मनाते हैं कोंगाली बिहू, और जनवरी महीने में मनाते हैं हम लोग भोगाली बिहू। तो ये असम से संबंधित है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी कंटेंट पसंद आ रही है और हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के कंटेंट आपको यहीं पर सिर्फ मिलेंगे। अगला सवाल दोस्तों है कि संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी। ठीक है, देखिए संविधान सभा की हम बात करें ना, तो संविधान सभा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा की जो है ना, मतलब कि प्रथम बैठक जो हुई थी वो कब बुलाई गई थी। तो दोस्तों आप याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक बुलाई गई थी। कहाँ बुलाई गई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में बुलाई गई थी। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल का नाम बदलकर अब जो है ना संसद के सेंट्रल हॉल के नाम से इसे अब वर्तमान में जाना जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। तो 9 दिसंबर 1946 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि बीबी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। देखिए बीबी का मकबरा है ना दोस्तों, ये जो मकबरा है ये आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ठीक है। और दोस्तों ये महाराष्ट्र में जो मिलता है किसकी, अगर आपसे पूछे कि बीबी का मकबरा किसका मकबरा है, दोस्तों जो मुग़ल जो बादशाह थे, जो छठे मुग़ल बादशाह थे जिनका नाम क्या था, औरंगजेब। ठीक है। औरंगजेब की जो है ना जो पहली पत्नी थी उनका नाम था दिलरास बानो बेगम। क्या नाम था, दिलरास बानो बेगम इसकी पहली पत्नी थी। और ये 1660 ईस्वी में इनके याद में जो है ना औरंगजेब ने बनवाए थे, किसको, बीबी का मकबरा को बनाए थे। ठीक है। इसको अब 1660 ईस्वी में। ये आपको जो ताजमहल है ना, ठीक है, ताजमहल के कुछ जो है मतलब हद तक मिलता जुलता आपको ये देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। ठीक है। दोस्तों क्रांति जो है ना, क्रांति से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि आप सिर्फ यहाँ से टॉपिक ले लीजिए, जैसे क्रांति हो गया तो आप लुसेंट बुक खोलिए और लुसेंट बुक में बहुत सारे क्रांति आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप सभी को कवर करते चलिए। आप यदि हमारे वीडियो को फॉलो करते रहेंगे तो धीरे धीरे करते करते आपको टॉपिक इतना मिल जाएगा कि आप पूरे जीके को कवर कर सकते हैं। ठीक है। बस आपको कवर करना होना चाहिए, आपको हम बताते चलते हैं, आप इसे करते रहेंगे। जो भी स्टूडेंट हमारी बातों को फॉलो करेंगे वो निश्चित ही सफलता को प्राप्त कर लेंगे। पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है दोस्तों यहाँ पे, तो वो पीली क्रांति किससे हो जाएंगी, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित हो जाएंगी। मत्स्य दोस्तों क्या है यहाँ पे, तो मछली उत्पादन संबंधित हो जाएगी मत्स्य। ठीक है। और दोस्तों जो फल उत्पादन होता है वो सुनहरी जो होती है, सुनहरी क्रांति, उसमें क्या होती है, फल का उत्पादन होता है। दोस्तों आप एक याद रखेंगे, जो पीली क्रांति के जनक थे उनका नाम क्या था, सेम पेत्रोदा। क्या नाम था, सेम पेत्रोदा जो है ना वो पीली क्रांति के जनक के रूप में हम लोग को जानने को मिलते हैं। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, VVI सवाल है, आप लोग याद रखेंगे। तो दिल्ली से दौलताबाद जो स्थापित किया था किसने अपनी राजधानी को, तो ये किया था किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, यानी कि MBT। इसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, पागल बादशाह के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये दोस्तों पढ़े लिखे बहुत थे, इनके पास बहुत सारी भाषा का ज्ञान था, बहुत ज़्यादा नॉलेज था, लेकिन कहते हैं ना किस्मत साथ नहीं देता है। इन्होंने जो भी काम किया उसमें ये सफल नहीं हो पाए, जो भी योजना बनाई वो इनका विफल हो गया, सफल नहीं हो पाए। नॉलेज बहुत था लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन्होंने दिल्ली से क्या किया था, दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये कब किया था दोस्तों, तो 1327 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी में स्थापित कर दिया था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। मानव के में रक्तचाप मापन हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए मानव मोल जो होती है ना, ब्लड प्रेशर होती है। ठीक है, BP जिसे हम लोग बोलते हैं, BP को नापने के लिए जो हम लोग करते हैं किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। अब तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ चुकी हैं जो घरों में भी सबके पास होती है, लेकिन पहले हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे। ठीक है, पारा वाला देखने के लिए। तो जो रक्तचाप होती है दोस्तों, रक्तचाप को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या बोलते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर जो होती है वो मशीन का नाम है जिससे हम लोग क्या करते हैं, रक्तचाप यानी कि BP को मेजर करते हैं। दोस्तों देखिए BP में जो होती है ना 120/80 जो जिसका आता है वो क्या होती है, एक नॉर्मल होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी रखी गई है, यानी कि इस पे आप जो है ना बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन ये जो है ना बहुत ही कम लोगों को आता है 120/80। ये आपके मेडिकली जो है ना एक संख्या दी गई है, एक नंबर दिए गए हैं, लेकिन इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 120/80 जो है यहाँ पे आपका जो है ना मतलब कि साइंटिफिकली प्रूफ है यहाँ पे। तो ऑप्शन में बी यहाँ पे जो है स्फिग्मो मैनोमीटर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों डायोप्टर जो होती है वो लेंस की जो क्षमता होती है, पावर ऑफ लेंस, उसे डायोप्टर मापता है। और गैल्वेनोमीटर से क्या होती है दोस्तों, वोल्ट मीटर की माप की जाती है। इसे भी आप याद रखेंगे। 1854 में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड्स का घोषणा पत्र यानी कि वुड्स डिस्पैच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। देखिए वुड्स डिस्पैच है ना दोस्तों, ये आपके भारतीय शिक्षा संबंधित था। ये कब, 1854 में। आपके एग्जाम में प्रश्न जो है ना कभी कभी ईस्वी से भी प्रश्न बन जाते हैं कि वुड्स की घोषणा पत्र को कब घोषित किया गया था, तो 1854 में घोषित किया गया था। आप लोग याद रखेंगे। और ये किससे संबंधित है, भारतीय शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। और दोस्तों ये वुड्स डिस्पैच क्या है ना, एक प्रकार का दस्तावेज है यानी डॉक्यूमेंट है। इसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा को का मैग्ना कार्टा किस कहा जाता है। ठीक है, तो वुड्स डिस्पैच को क्या करते हैं हम लोग भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं।
दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर में पाए जाने वाली एक अस्थि का नाम है। ठीक है, यानी कि जो हमारे शरीर में जो अस्थि पाई जाती है दोस्तों, बहुत जैसे कि 206 हड्डियां हैं हमारे शरीर में, तो जो मानव के पैर में जो पैर होती है, फुट होती है, उसमें जो पाई जाने वाली एक अस्थि है यानी हड्डी है, उसका नाम दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका नाम पटेला। क्या है, पटेला जो है आपके मानव के पैर में पाए जाने वाली हड्डी है। दोस्तों स्टेपिज जो होती है कान की हड्डी होती है, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपिज ही होती है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। इनकस और मेलियस ये दोस्तों कहाँ पाई जाती है, आप सभी लोग बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इनकस और मेलियस जो है ना कहाँ पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इसका जवाब देंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, इनकस और मेलियस के बारे में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, कोबालमिन है, नियासिन है, थायमिन है, रेबोफ्लेविन है। दोस्तों आप याद रखेंगे जो विटामिन B12 है ना, इसमें कोबाल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसे साइनो कोबालमिन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों नियासिन क्या होता है, विटामिन B3 का जो है ना रासायनिक नाम क्या है, नियासिन है। और थायमिन क्या है, तो विटामिन B1 जो है इसका नाम क्या है, थायमीन है। इसे भी आप याद रखेंगे, ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जो पहला प्रैक्टिस सेट था वहाँ पे हमने आपको इसके बारे में डिस्कस किया था। और राइबोफ्लेविन दोस्तों किसका होता है, आप सभी लोग बताइए कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। एक प्रश्न तो आपके लिए हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं ये सभी चीज़ें, तो रिविजन के तौर पर आपसे हम पूछ रहे हैं अभी कि राइबोफ्लेविन जो है ना किसका रासायनिक नाम है, आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, मानव आमाशय में उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। दोस्तों कौन ऐसा अम्ल है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, जो मानव के जो आमाशय यानी पेट में होता है, तो दोस्तों वो कौन सा होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो होती है मानव के पेट में पाई जाती है, जो क्या करता है कि एक प्राकृतिक क्या है, तो पाचक के रूप में से हम लोग मतलब काम में आता है। कौन सा, HCl। इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। देखिए, जब भी महाभियोग क्या होता है ना, कि जब भी कोई राष्ट्रपति अपने पद पर, अपने जो पद हैं उसके जो गरिमा है, उनको गरिमा को बरकरार नहीं रखते, यानी कि कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, जब वो अपने काम को प्रति अच्छे से ईमानदारी से नहीं करते हैं, कोई गैर संवैधानिक कार्य करते हैं, तो उनको हटाने के लिए, उनके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया चलाई जाती है उसे महाभियोग कहते हैं। ठीक है, तो महाभियोग जो है आपके राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है दोस्तों, वो अनुच्छेद नंबर 61 के तहत जो है ना भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। ठीक है, चलाई गई है लेकिन वो पारित नहीं हुआ है। तो ऐसे आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 61 है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी से जो प्रश्न बनेंगे ना वो काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विक इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत की थी महात्मा गांधी जी द्वारा, ये कब की गई थी दोस्तों, तो ये की गई थी आपका 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कहेंगे दोस्तों आपको 9 अगस्त भी मिल जाएंगे। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, कहीं यहाँ पे 8 अगस्त मिलेगा तो कहीं पे 9 अगस्त मिलेगा, तो कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, तो आपको वहाँ पे ध्यान से देख लेना है। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों क्या था ना, कि भारत छोड़ो आंदोलन ये क्विक इंडिया मूवमेंट था जो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ये कब, 8 अगस्त 1942 को इसको चलाया गया था। ठीक है, ये दोस्तों क्या था, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह ही ये था, इसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, देखिए दोस्तों महासागर जो है ना आपके पास सबसे जो है, देखिए प्रशांत महासागर आपका हो गया, ठीक है, हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, अंटार्कटिक महासागर हो गया, एक होता है आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो 5 महासागर हैं आपके विश्व में, और सबसे बड़ा महासागर दोस्तों कौन सा है, वह है प्रशांत महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा पहले स्थान पर यह आता है। प्रश्न यहाँ पर पहला नहीं पूछ रहा है, प्रश्न यहाँ पर दूसरा पूछ रहा है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, वो कौन सा है, अटलांटिक महासागर। कौन सा, अटलांटिक महासागर जो है ना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, और पहला कौन सा हमारा, तो प्रशांत महासागर पहला महासागर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के युग के दौरान एक प्रसिद्ध बंदरगाह था? ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो प्राचीन जो एंशियंट हिस्ट्री होता है ना, एंशियंट हिस्ट्री में आपके सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना दोस्तों, ये जो आपके पास एक क्या थी, तो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, क्या थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। और ये क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी। इसे भी आप याद रखेंगे, शहरी सभ्यता थी और कांस्य युगीन सभ्यता थी। और इसमें क्या है कि बंदरगाह तो कहाँ पे था? ठीक है, तो दोस्तों बंदरगाह जो आपके पास कहाँ था? तो लोथल में था। ठीक है, लोथल में क्या पड़ता था? जो लोथल गुजरात में है, ये सिंधु घाटी का एक प्रमुख से शहर है जहाँ पे आपको बंदरगाह देखने को मिल जाते हैं। गुजरात में खंबात की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित यह प्राचीन भारत को मेसोपोटामिया से जोड़ने वाले समुद्री वाणिज्य का केंद्र है। लोथल ने विश्व इतिहास के सबसे पुराने गोदीबाड़ा के अवशेष उपलब्ध कराए हैं। ठीक है, गोदीबाड़ा से कैसे बोलते हैं? तो यही जो है बंदरगाह को गोदीबाड़ा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दोस्तों ये था आपके पास 20 सवाल और 20 था जीके का सवाल। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स के सवाल को देख लेते हैं। और मैथ्स के सवाल को क्या कीजिए, पहले आप खुद से वीडियो को पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जो है ना आप हमारे सॉल्यूशन को देख लीजिए। कह रहा है कि 10,000 रुपये की एक राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई है। ठीक है, 6 वर्ष के साधारण ब्याज तथा 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पे क्या होने वाला है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है, यानी कि मूलधन दे रखा है, आपके पास रेट दे रखा है और आपके पास टाइम भी दे रखा है। ठीक है, यानी तीनों दे रखा है। फिर यहाँ पे 2 वर्ष, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक 6 वर्ष दे रखा है, यहाँ पे आपको 2 वर्ष दे रखा है। तो कुछ नहीं करना है आपको। हम लोग क्या जानते हैं, SI बराबर क्या होता है? PRT बटा 100 होता है ना, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। तो हमारे पास 10,000 है, तो 10,000 क्या कर देंगे, 2 सवाल बनेगा। 10,000 गुना 15, एक बार क्या ले लेंगे हम 6 वर्ष ले लेंगे बटे 100 कर देंगे। और एक बार हम क्या करेंगे 10,000 गुना 15 गुना 2 बटा 100 कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके पास जो है ना प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, बस आप में टाइम में चेंजमेंट है। अब कह रहा है कि साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? इसका जो साधारण ब्याज आएगा, इसका साधारण ब्याज आएगा, दोनों का अंतर आपको निकाल लेना है। दोस्तों इसका साधारण ब्याज आएगा आपके पास 9,000 आ जाएगा और इसका जब आप हल करेंगे तो हल करने के बाद आपके पास 3,000 आ जाएगा। ठीक है, तो अंतर देख लीजिए आप, 9,000 में से जब 3,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास? तो 6,000 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? तो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो बहुत आसान प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। दिए गए डाटा का माध्य क्या होगा? दोस्तों माध्य क्या होता है ना, जो तो कुल संख्या होती है, जितना संख्या यहाँ पे दे रखी है ना सभी को आप ऐड कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए। उसके बाद जितनी संख्या दे रखी है उसे आप डिवाइड कर दीजिए, जो आपके पास आंसर निकल के आएगा, जो संख्या वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसे जोड़ेंगे, 2 + 3 करेंगे, इसे +4 करेंगे, सभी को जोड़ देंगे आप। तो जोड़ने के बाद जो है ना आपके पास कितना आएगा? तो 44 आएगा। ठीक है, अब देखिए संख्या कितनी आपके पास है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। जब आप इसे डिवाइड कर देंगे आपके पास जो है ना 5.5 आंसर निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। एक ट्रेन एक समान गति से चल रही है। ट्रेन 243 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार कर लेती है तथा एक 343 से मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की गति क्या होगी? दोस्तों आपको हम बताए थे, जब भी कोई ट्रेन की जो है लंबाई होती है वो क्या होती है? तो ट्रेन की खुद लंबाई प्लस जिसको पार करती है, जैसे कि कोई खंभे को पार करती है या कोई पुल को पार करती है, कोई प्लेटफॉर्म पार करती है, उसका योग के बराबर क्या होती है? ट्रेन की लंबाई होती है। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई हमको नहीं दे रखा है, तो सॉरी ट्रेन की लंबाई दोस्तों हम क्या मान लेते हैं? तो एक्स, यहाँ देखिए लंबे पुल दे रखा है ना, ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखी है, तो हम ट्रेन की लंबाई को एक्स मान लेते हैं। यदि ट्रेन की लंबाई को यदि हम एक्स मानते हैं दोस्तों, तो आप खुद सोचिए कि जब ट्रेन की लंबाई एक्स है तो हम आपको क्या बताए थे कि टोटल लंबाई होगी, दूरी क्या होगी ट्रेन की, वो ट्रेन की लंबाई या प्लस क्या होगी? पुल की लंबाई। तो हम ट्रेन की लंबाई क्या माने हैं? एक्स माने हैं। तो पुल की लंबाई कितनी है? 243। ये क्या हो गया आपके पास? टोटल जो है ना ये ट्रेन की लंबाई हो चुकी है। अब हमको क्या पूछा है? गति पूछा है, यानी चाल पूछा है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी और बटे क्या होता है? समय। समय हमारे पास कितना दे रखा है? 30 सेकंड दे रखा है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब क्या है कि तथा एक 343 मीटर लंबे पुल को, तो फिर वही करेंगे। तो एक्स हमारी ट्रेन की लंबाई है, प्लस में 343 की पुल की
लंबाई है बट यहाँ पे समय कितना हमारे पास है तो 36 सेकंड दे रखा है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को पुट निकाल लेंगे। तो यदि आप दोस्तों एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ से 257 मीटर जो है एक्स की वैल्यू निकल चुकी है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन की लंबाई जो है ना वो 257 मीटर की लंबाई है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि आपके पुल की लंबाई भी जुड़ रही है, यहाँ पे पुल की लंबाई जुड़ रही है, ठीक है। लेकिन स्पेशली हम बात करें ट्रेन की तो कितनी है, 257 मीटर की एक ट्रेन है। अब देखिए दोस्तों, हम इस एक्स को क्या करेंगे, या तो इस इक्वेशन में रख देंगे या तो इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। किसी एक में रख देंगे एक्स की वैल्यू तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम पहले में रख देते हैं। तो देखिए 257 प्लस कितना हो जाएगा, तो 243 बटा कितना हो जाएगा आपके पास, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों हम किए दोस्तों, क्योंकि ये क्या हुआ, दूरी बटे समय क्या होता है, तो आपके पास चाल होता है, यानी कि स्पीड होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 5 4 9 1 10, 2 4 5, 500 बटे 30 होता है दोस्तों। तो ये आपके पास है ना, ये अब ये क्या हो गया, ये मीटर में है और ये आपके पास सेकंड में है। लेकिन आंसर क्या पूछ रहा है हमसे, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, 18 बटे 5 से क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे इसमें। तो ये क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में ये चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख लीजिए, तो 5 6 के 30 यानी कि यहाँ पे 60 हो जाएगा, और 30 दूनी 60, सॉरी यहाँ 5 6 के 30 कहाँ से, 5 10 100, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 100 से शून्य कट जाएगा, 3 6 का 18, यानी कि 10 6 के कितना होगा 60, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ना इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर होता है, और बराबर क्या दे रखा है, आयत क्षेत्रफल यानी कि एल इंटू बी दे रखा है, ठीक है। जो पिछला सवाल था दोस्तों, सेम वही सवाल यहाँ पे रिपीट किया गया है। कह रहा है कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है। यानी कि हम यदि वर्ग की भुजा को हम एक्स मान लेते हैं, तो आप खुद सोचिए जो आयत की लंबाई है यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगी, यानी कि x + 9 हो जाएगी। अब कह रहा है कि तथा उसकी चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी हमारे पास, तो 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम रख देते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, x है, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, बराबर लंबाई कितना हमारे पास है, x + 9 है, ठीक है, x + 9 है। और चौड़ाई हमारे पास कितना है, तो x - 6 है, तो x - यहाँ पे 6 कर देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x को दोस्तों आप निकालेंगे, आप उसे निकाल लीजिएगा क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। तो x की वैल्यू आपके पास निकल के आएगा दोस्तों, वो आपके पास निकल के आएगा 18 सेंटीमीटर, कितना, 18 सेंटीमीटर निकल आएगा। अब हमको क्या करना है कि 18 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट कर देना x की जगह पर। तो ये क्या इतना हो गया, 18 हो गया। अब देखिए x की वैल्यू जब हम 18 रखेंगे तो 18 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 18 रखेंगे, 18 में 6 हो गया, कितना होगा, 12 होगा। अब दोस्तों क्या पूछा है कि आयत का परिमाप पूछा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 × लंबाई हमारे पास कितना है, 24 है, और चौड़ाई हमारे पास कितना है, तो 12 है। दोनों को जोड़ देंगे, 24 12 कितना होता है, 48 होता है। 48 दूनी कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, सॉरी 4 2 6 और 2 1 3 36, कहाँ पे मिस्टेक हो गया, 18 और 9 कितना होगा, 27 होगा दोस्तों, सॉरी ओ मिस्टेक, सॉरी। तो यहाँ पर 27 + 12 कितना हो जाएगा, 7 2 9, ठीक है। और 2 1 3 39 दूनी कितना होगा, 78, 78 सेंटीमीटर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जोड़ने में, 18 9 कितना होता है, 27 होता है, हम 24 लिख दिए थे, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, एग्जाम में यही होता है, थोड़ा सा ध्यान से आपको देख लेंगे। अब कह रहा है कि एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। देखिए शंकु जो आकृति होती है ना, वो कुछ इस प्रकार से होती है शंकु की आकृति, ठीक है। यानी कि ये आपको जो है ना, कौन शंकु को बोलते हैं इंग्लिश में, आपने आइसक्रीम को देखा होगा, खाया भी होगा, वो इसी टाइप से होता है शंकु। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, देखिए दोस्तों ये आधार जो है ये वाला, ये है आधार, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर। आप लोग यदि ध्यान से देखेंगे तो जो आधार है ये क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपके पाई r स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ, यानी कि आपके पास पाई r स्क्वायर की वैल्यू आपको 154 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्ट रूप से आपको ये कह रहा है कि इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी जो आपको खुद से समझना होगा आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आधार का क्षेत्रफल यहाँ दोस्तों क्या है आपके पास, तो वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, यानी पाई r स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 154 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, और
और आर स्क्वायर यहाँ पे हम कर देंगे, आर स्क्वायर बराबर कितना कर देंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए 22 सतह कितना होता है 154 होता है, और जब आर स्क्वायर करेंगे तो ये 7 जो है ना इधर आ जाएगा तो 7 49 हो जाएगा, और आर की वैल्यू यहाँ से 7 निकल चुकी है। ठीक है, यानी कि जो आर है त्रिज्या हमारे पास कितनी आ चुकी है 7 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब कह रहे हैं शंकु का आयतन क्या होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं शंकु का आयतन जो होती है वो क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला हम क्या करेंगे उसको पुट करके रख देंगे, तो हमारे पास 1/3 है। ठीक है, 22/7 हम आप लिख देंगे, और आर की वैल्यू कितनी हम निकाले हैं अभी 7 निकाले हैं, देख सकते हैं आप। तो 7 7 कितना होगा 49 लिख देंगे, और एच की वैल्यू हमारे पास जो है ना प्रश्न में एच है कहाँ, ओ यहाँ पे एच के लिए निकालना पड़ेगा दोस्तों। क्या है कि शंकु के वक्र क्षेत्रफल जो है ना यानी कि पाई आर एल की वैल्यू कितनी हमारे पास दे रखी है तो 550 दे रखी है। ठीक है, 550 थोड़ा सा लंबा सवाल है ये, 550 दे रखी है। हम क्या करेंगे यहाँ पे 22/7 करेंगे, और आर की वैल्यू जो हम निकाले हैं कितना 7 निकाले हैं, यहाँ पे 7 लिखेंगे, और यहाँ से एल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एल दोस्तों यहाँ से हम वैल्यू जब निकालेंगे तो आपके पास जो एल की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो आपके पास कितना 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है एल है, लेकिन हमको चाहिए एच। तो एच बराबर क्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस क्या होगा आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तो एल कितना हमारे पास है, तो एल हमारे पास 25 है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 हुआ, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हुआ। तो 625 में से जब 49 घटाएंगे तो 576 आएगा रूट में, और 576 का रूट कितना होता है 24 होता है, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे 24 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब से कट पर कर लीजिए 749 हो गया, यहाँ से 3 8 24 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके पास निकल के आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना निकल के आपके पास आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा सवाल था, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो आपको बन जाएगा। एक व्यक्ति 600 रुपये में 25 किलोग्राम चावल खरीदता है तथा इसे 5 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये सवाल जो है ना आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो हम आपसे चाहते हैं कि इस सवाल को हम छोड़ देते हैं, आप सभी लोग इसे बना लीजिएगा। आपके पास 16.66% इसका आंसर आएगा। बहुत आसान प्रश्न है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम देंगे तो आपका टाइम बेकार हो जाएगा। जो थोड़ा हार्ड प्रश्न होते हैं उसको हम सॉल्व कर देते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए अब बेलन के सवाल है यहाँ पे। देखिए बेलन जो है ना दोस्तों यहाँ पे कोई दोस्तों आपके सवाल में जो सिलेबस है इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है ये सभी चीज़ें 3D फिगर, लेकिन इस बुक में दे रखा है तो हम उसको सॉल्व कर देते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितनी है आपके पास, यानी एच जो है ना आपके पास कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अब क्या रहेगा इसके आधार की त्रिज्या, दोस्तों ये जो आधार है ना इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपके पास, तो 21 सेंटीमीटर आपके पास त्रिज्या दे रखी है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 22/7 गुना आर की वैल्यू कितना हमारे पास है, तो आर की वैल्यू हमारे पास 21 है, और एच की वैल्यू हमारे पास कितना है तो 12 है। तो 7 या 21 हो गया, तो यानी कि 22 या 66 गुना 24, 66 गुना 24 कितना हो जाएगा आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे तो ये कितना होगा 1584 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल क्या रहा है कि क्या कह रहा है, और ये सिंप्लीफिकेशन है, तो ये सब आपको सॉल्व करना है खुद से। इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, वो कितना 12 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए एक्स वाई जेड है और एक्स वाई जेड का अनुपात। देखिए तो दोस्तों जब भी आपको इस फॉर्मेट में दे रखा होगा ना, आपको कुछ नहीं करना है। x/3 है, y/5 है और z/9 है, आपको कुछ नहीं करना है, बस एज इट इज़ इसका 3:5:9 जो है ना इसका रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें सेम टू सेम उतार दीजिए, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कह रहा है कि पाइप एक्स जो है ना एक टंकी को कितना 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, कितने में 12 घंटे में भर सकता है, और वाई उसी टंकी को जो है ना 36 घंटे में भर सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक्स तथा वाई मिलकर के टैंक के 1/3 भाग को, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि टैंक है कितने का। तो 36 यहाँ पे दोस्तों हो चुका है, यानी 12 × 36 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 36 का 36 यानी कि इसकी एफिशिएंसी इतना हो चुकी है। सवाल में करेगा इसका 1/3 यानी 36 का 1/3 कर दीजिए आप, यहाँ पे कितना होगा 12। तो 12 को दोस्तों ये दोनों मिलकर कितना भरेगा, तो 3 1 4 है, तो 4 डिवाइड कर देंगे तो कितना भर देगा ये 3 घंटे में ये भर देगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है 2 में दे रखा है। पहली कक्षा के 15 छात्रों का औसत अंक कितना 160 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 15 गुना कितना कर देंगे 160 कर देंगे, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये कुल योग हो जाएगा। ठीक है,
तो ये कितना आपके पास होगा 2400 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए फिर दूसरी कक्षा की बात हो रही है, ये पहली थी। अब दूसरी कक्षा की हम बात कर लेते हैं, तो कितना है 10 गुना कितना हो जाएगा आपके पास 120 हो जाएगा, ये कितना होगा 1200 हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से ये तीसरी कक्षा में कितना है 15 गुना कितना 180 कर देंगे, तो ये कितना आपके पास हो जाएगा, तो गौर से देखेंगे दोस्तों ये 2700 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कक्षाओं सभी कक्षाओं को मिलाकर के छात्रों के औसत अंक कितने होंगे, तो सभी को जोड़ दीजिए कितना आपके पास हो जाएगा, तो 6300 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल छात्र कितना हमारे पास है, तो देख लीजिए 15 15 30 10 40 40 से यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का 4 बचेगा कितना 2, 4 पंचे 20, 157.5 जो है ना इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। यदि एक व्यक्ति 360 रुपये में 36 वस्तुएं खरीदता है, 50% के लाभ के लिए 360 रुपये में उसे कितनी वस्तु बेचना चाहिए, ठीक है। देखिए 360 रुपये में 36 वस्तु खरीदता है, यानी एक वस्तु का दाम कितना हो गया 10 रुपये हो गया ना, 360/36 यानी कि 10 रुपये हो चुका है। तो एक वस्तु का जो है ना मतलब कि बिक्री मूल्य कितना हो चुका है 10 रुपये हो चुका है। इसको 50% के लाभ पे बेचना है तो कितना कर देंगे 150 कर देंगे, यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा 0 से 0 कर जाएगा, 15 रुपये में आपको बेचना है, ठीक है 15 रुपये में। तो अब क्या है कि उससे कितनी वस्तु को बेचना चाहिए, तो 360 बटा कितना कर दीजिए 15 कर दीजिए, कितना बार में कटेगा आपके पास, तो ये 24 बार में कट जाएगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ABC एक व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए क्रमशः 14,000 रुपये, 18,000 रुपये और 24,000 रुपये निवेश करते हैं। तो आपको हम क्या बताए थे, जब भी इस टाइप का सवाल हो तो सबसे पहले जितना इसको रेशियो काटना हो काट लीजिए। तो ये कितना हो 214 हो गया, ये 2 9 18 हो गया, ये कितना हो गया 12 हो गया, यानी कि आपके पास रेशियो जो है पूंजी का वो 7:9:12 आ चुका है। अब कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में 25,480 रुपये का लाभ होता है, लाभ कब होता है दोस्तों, जब पूंजी गुना समय करते हैं तब लाभ निकल के आता है। तो ये क्या कह रहा है कि पूरे वर्ष में, यानी कि ये भी 12 महीने काम किया है, ये भी 12 महीने काम किया और ये भी क्या किया 12 महीने काम किया है, ठीक है। तो अब गुना कर दीजिए, 82 हो गया, ये 12 96 हो गया और ये 144 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका लाभ है 84 किसका ए का, बी का लाभ कितना है 96 और सी का लाभ कितना है 144। इन तीनों का लाभ जोड़ करके 25,480 है। तो हम क्या करेंगे लाभ के बराबर लाभ को रख देंगे, 25,480 बटे कितना हो जाएगा, तो आपके पास इन तीनों को जोड़ दीजिए। तो तीनों को जोड़ देंगे आप खुद से, तो ये कितना हो जाएगा 84, 7, 9 और 12, ठीक है। कितना किसका पूछा है, कुल हिस्सा पूछा है ना, या आप इसको ही जोड़ दीजिए 7 9 12 को जोड़ दीजिए, या इसको ही जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम इसको ही जोड़ देते हैं 84 96 144, 84 96 144 को आप जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, एक सेकेंड हमने जोड़ कर रखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आपके पास जो है ना वे दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर 108 होगा, यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, तो आप जोड़ लीजिए। आप देखिए 8 4 12 4 16, ठीक है, यानी कि आप जोड़ेंगे तो 336 होगा, ठीक है। अब क्या ए और बी का कुल तो 84 + 108 कर देंगे आप, तो कितना आपके पास हो जाएगा 192 हो जाएगा, ठीक है 192 हो जाएगा। तो इसको आप काट कर दीजिएगा तो आपके पास 14,560 रुपये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे दी गई तालिका है Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 है, सभी को देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि Y1 की तुलना में Y5 में प्रति वर्ग मीटर में उत्पादन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो Y5 को देख लीजिए दोस्तों, तो क्या कर देंगे 850 बटे 170 कर दीजिए, कितना निकल के आता है 17/85, यानी कि ये 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब Y1 को देख लेते हैं हम लोग, तो 13 चौके 52 हो जाएगा, यानी कि 520 भागा 13 130 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13 चौके 52 यानी 4 हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है 4 है। तो Y1 की तुलना में Y5 में प्रति वर्ग मीटर में कितने % वृद्धि हुई है, देखिए 4 से 5 हुई है, तो 1 की वृद्धि हुई है, किस पे हुई है 4 पे हुई है, तो 100 पे कितना हो जाएगा 20% की वृद्धि हो जाएगी यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर किस में सही है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चावल का प्रतिवर्ष औसत उत्पादन कितना है, तो चावल का जो औसत उत्पादन हो जाएगा प्रतिवर्ष, आप सभी को जोड़ दीजिए, यहाँ पर उत्पादन हो जाएगा 520 570 680 720 850, इन तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो आपके पास 3340 आ जाएगा, ठीक है। सभी को जोड़ने के बाद 3340 हो जाएगा और संख्या कितना है 1 2 3 4 5 है, बटे 5 कर देंगे, किसका क्या पूछा है अब, तो औसत उत्पादन कितना 1000 यहाँ पे गुना कर देंगे, क्योंकि 1000 पे यहाँ पे हो रहा है, तो 1000 से यहाँ पे क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद आपके पास आएगा 668
668 तो देख लेते हैं 668 है क्या? ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 14 अनुपात 25 है। यदि उनका अंतर 264 दे रखा है तो दो संख्याओं की छोटी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस इसका अंतर देख लीजिए। 24 और 25 का अंतर कितना होता है? 5 में से गया 1, 2 में से गया 1, यानी 11 की वैल्यू जो है ना आपके पास 264 दे रखी है। ठीक है, जब 11 की वैल्यू 264 दे रखी है हमारे पास, तो 264 बटा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। छोटी संख्या पूछ रही है, छोटी संख्या देख लीजिए कितना है, 14 से गुना कर दीजिए इसमें, तो आप कर देंगे तो 11 दूनी 22 हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा? 4, 44, 24 गुना 11, 24 गुना 14 कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपके पास? तो 336 हो जाएगा। ठीक है, 16, 17, 18 डॉट 15 पदों का औसत क्या होगा? दोस्तों ये AP GP का सवाल है। तो AP में दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, जब औसत पूछेगा ना योगों का योग औसत, ऐसे में बराबर क्या करेंगे? n/2 प्लस क्या करेंगे? 2a प्लस n-1 इंटू डी कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपके औसत का सवाल होता है। तो यहाँ पे SN देख लीजिए कितना मेरे पास है, तो कितना निकालना है? 15 का निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 15/2 हो जाएगा। और 2 a की वैल्यू कितनी हमारे पास है? एक वैल्यू कितनी है? 16 दे रखी है। तो 2 गुना 16 कर देंगे, और n की वैल्यू हमारे पास कितना है? 15 है। तो 15 में से गया 14 हो गया। और d की वैल्यू कितनी है? 17 में से 16 गया कितना? 1 है। 1 लिख देंगे यहाँ पे। अब सबको डिवाइड कर दीजिएगा, सोल्यूशन कर दीजिएगा, तो आपके पास जो है ना 23 यानी कि 23 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन में बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि 40 व्यक्ति एक पुल मरम्मत 12 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि 40 व्यक्ति है और एक पुल का मरम्मत 12 दिनों में कर सकते हैं। तो यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाए तो कितना हो गया? 48 हो गया। तो कितने दिन में कर सकते हैं? बहुत ही तो वर्षों के 48 हो गया, 4 दही 40 हो गया यहाँ पे, यानी कि ये कितना हो गया? तो 10 दिन में इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 14,000 रुपये की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? देखिए 10% की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। तो कितना हो गया? 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है। आपको हम क्या बताया था पिछले क्लास में, जो परसेंटेज में खेल लीजिए इसको। 3 वर्ष के लिए कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? बढ़ती है, ब्याज पे ब्याज लगता है। तो 10 से क्या हो गया ना, जब बढ़ेगा ये कहाँ गया? 1 सेकेंड दोस्तों, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होती है वो ब्याज पे लगती है। 10 से क्या होगा? 11 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 10 से 11 हो जाएगा। जितना बार करेंगे उतना बार हम लिख देंगे। 10 से 11 3 बार लिख देंगे यहाँ पे। कितना हो गया? देखिए 3 बार जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये है प्रिंसिपल और ये क्या है? अमाउंट, यानी मिश्र धन। अब कह रहा है कि 14,000 रुपये, तो हम जो प्रिंसिपल को क्या करेंगे? प्रिंसिपल के सामने लिख देंगे। 14,000 प्रिंसिपल है, बटे कितना कर देंगे? 1000 कर देंगे, क्योंकि इसके मतलब बदले कर दिए। अब कह रहा है कि ब्याज कितना होगा? देखिए 1000 से 1331 में कितना ब्याज है? 331 का ब्याज है। तो 331 यहाँ पे गुना कर देंगे। जब गुना कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा वो 46 से 34 रुपये निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो पिछले वीडियो हम बताए थे, जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, जो समझ गए हैं इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक पेन के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है, जबकि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए दोस्तों यहाँ पे अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य, जब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 3:2 है। इसको हम क्या ले सकते हैं? 3:2 को ये हम उसको 10:15 भी लिख सकते हैं ना। 1 सेकेंड, यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य कितना है? 3 है, और क्रय मूल्य कितना है? 2 है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? इसको हम दे सकते हैं, क्रय मूल्य को हम देख सकते हैं कितना? 10। ठीक है, और इसको हम देख सकते हैं कितना? 15 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जब लाभ प्रतिशत निकालेंगे, फिर कह रहा है कि अंकित मूल्य है विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य यहाँ पे हो जाएगा कितना? 15। ठीक है, और जब विक्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? तो 12 हो जाएगा। अब देखिए जब कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदे थे, 10 रुपये में खरीदे थे और 5 रुपये में बेचे हैं, तो लाभ कितना का हुआ हमारे पास? 2 का लाभ हुआ। किस पे लाभ होता है? क्रय मूल्य का लाभ होता है। 2 गुना 10 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और 2 पंच 10, ये कितना हो जाएगा? 20%, यानी 20% इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अब हम लोग हिंदी को देख लेते हैं फटाफट। स्वप्न का विलोम शब्द क्या होता है? स्वप्न का विलोम हो जाए कौन सा? जागरण। ठीक है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए के लिए शब्द का चयन करें, वो दोस्तों क्या हो जाएगा? अस्त्र होता है, जो फेंक कर चलाते हैं।
मगरमच्छ का स्त्रीलिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग हो जाएगा कौन सा, मादा मगरमच्छ। गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो गुदरी का लाल असुविधा में उन्नत होने वाला गुदरी का लाल होता है। राम मुझसे घर आने को कहता है का मिश्र वाक्य क्या होगा, तो इसका मिश्र वाक्य होगा राम के द्वारा मुझे घर बुलाया गया है। नाई की बारात में सब ठाकुर का अर्थ है, इसका अर्थ ये होता है कि स्वयं को सबसे बड़ा मानने वाला लोगों का समूह। निम्नलिखित वाक्य के लिए त्रुटि कहाँ पे है, देखिए दोस्तों आपको त्रुटि देखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे विद्यालय में विद्यालय में लिख दिया, गलती यहाँ पे लिख दिया है विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो दोस्तों जलपान को यहाँ पे गलती हो जाएगा, जलपान को त्रुटि, यहाँ पे जलपान का शुद्ध रूप होगा जल ल पान, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे गलत ले लिखा है, ऑप्शन नंबर पी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि अब आपके पास गद्यांश है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे, आपको हम PDF दे ही देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उपयुक्त गद्यांश के प्रयुक्त शैली क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे शैली जो हो जाएगी गद्यांश की वो हो जाएगी आलोचनात्मक हो जाएगी, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर क्या है, तो इसका मूल स्वर क्या हो जाएगा, आदर्शवादी हो जाएगा, ठीक है। रंगम चयता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी क्या होती है, तो ये दोस्तों क्या है, तो सफल है, ठीक है। और दोस्तों आपके साथ जो सवाल है, देखिए ये सवाल सेम है जो आपको हम अभी तक बता चुके हैं, इसमें अब हम दिमाग नहीं लगाना है, बस ऑप्शन नंबर 3 डी सही कर लीजिएगा। ये भी आपके पास सवाल है, इसको भी आप सही कर लेंगे। 52 का आंसर नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मेन चीज़ है मैथ्स आपको हम सॉल्व कर देते हैं ना, ये सभी चीज़ आसान होती है क्योंकि बार बार आपको तो रिपीट ही प्रश्न होते हैं इसमें। तो देखिए इसमें क्या करेंगे ना, -2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये आएगा, फिर -4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर -6 का स्क्वायर कर देंगे और फिर -8 का स्क्वायर कर देंगे। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 20 आ जाएगा, जो -20 आएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। कृत्रिम है प्राकृतिक है उत्तर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपके पास उत्तर जाएगा। उत्तर का क्या होता है, प्रश्न होता है। उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है, तो वो भिन्न क्या हो जाएगी, तो 37 यहाँ पे भिन्न हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या बाकी सभी भाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने, तो कौन से यहाँ पर असंगत हो जाएगा, तो नाक यहाँ पर असंगत हो जाएगा। वृक्क या कृत फेफड़ा क्या होती है, अंदर में होती है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों हम फटाफट से देख लेते हैं। 7 दोस्त है, फिर वही चीज़ है, क्या ही बताएं इसमें आपको। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 45 405 49 है, ठीक है। तो 45 405 49, देखिए 45 से गुना 4 + 9 गुना 4 + 9 करेंगे, यानी कि 45 गुना 4 + 9, यानी 9 से गुना कर देंगे, 45 में कितना होता है, 405 होता है। उसी प्रकार से 49 में क्या करेंगे हम लोग, गुना 4 + 9 कर देंगे। तो 49 में जब गुना 4 + 9 करिएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 637 आ जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए, तो असंगत यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 41 असंगत, ये असंगत हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 41 आएगी जोड़ने के बाद। उसके बाद सभी की वैल्यू जो है ना, ये 30 आएगी, ये भी आपको 30 आएगी और ये भी आपको 30 आएगी, लेकिन ये 41 है इसलिए अलग है। शब्द है समानार्थी है विपरार्थक है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो जाएंगे, देखिए दोस्तों ये बड़ा वाला जो है ना, ये आपके क्या हो जाएंगे, शब्द हो जाएंगे। और शब्द के अंदर ही क्या होती है, एक शब्द ऐसा होता है जो समानार्थी होता है, क्या होता है, विपरार्थक होता है, यानी सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, शब्द होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। एक निश्चित कुल भाषा में स्ट्रिंग को ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन को क्या लिखेंगे हम लोग, तो दोस्तों क्वेश्चन को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसका विपरीत है। एच का उल्टा क्या होता है, एच होता है। टी का होता है जी होता है। इसी प्रकार से क्यू का उल्टा क्या होता है, क्यू का उल्टा होता है जे, ठीक है। यू के क्या होता है, यू का होता है एफ। ई का होता है भी, तो जे एफ भी है क्या, जे एफ भी सब, जे एफ भी इसमें नहीं है, इसको हटा दीजिए। एच का उल्टा क्या होता है, एच होता है, तो एच देख लीजिए कहाँ पे है, एच 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 सब में है। उसके बाद दोस्तों टी का उल्टा क्या होता है, जी होता है, एच जी सब में है। आई का उल्टा क्या होता है, आर, आर दोस्तों यहाँ पे नहीं है, इसको हटाइए। अब देखिए आई हो गया। ओ का उल्टा क्या होता है, ओ का उल्टा एल ओ, एल होता है, तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे एल। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे निकल के आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे पैटर्न पे क्या आएगा, तो पैटर्न में दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो ये 62 का 4 हो जाएगा, 11 आ चुका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे कह रहा है कि प्रसिद्ध है, उसका प्रख्यात होता है, तो भयंकर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो भयंकर दोस्तों हिंसक हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि सभी सरसों मक्का है, क्या है, देखिए सभी सरसों जो है ना वो क्या है, मक्का है, ठीक है। तो सभी मक्का जैतून, और सभी मक्का क्या है आपके पास, जैतून है। क्या कह रहा है, सभी सरसों जैतून है क्या, सभी सरसों जैतून है क्या, बिल्कुल है, सही है। कुछ जैतून सरसों हैं और कुछ जैतून सरसों हैं, बिल्कुल ये भी सही है। यानी यहाँ पर दोनों कथन जो है ना बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर जो 2 है, यानी कि दोनों इसका बिल्कुल सही दे रखा है, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या आने वाला है, PL है, तो यहाँ पर -2 कर देंगे, +2 कर देंगे, -1 कर देंगे, तो आपके पास आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर A निकल के आ जाएगा। AC है, BF है और JK है, क्या आ जाएगा, तो AC है, देखिए 1 × 2 करेंगे तो ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये कितना होता है 3, ये होता है 6, तो देख रहे हैं गुना 2 हो रहा है, ये कितना 10, 10 में कितना है 20, 20 कहाँ है, T पे होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी ये दोनों होने वाला है। और K कितना 11 में 22, भी 22 होता है, यानी कि T भी होगा आंसर, ठीक है। तो इसको ऐसे ही आपको सॉल्व करते हुए चलते रहना है। यहाँ पे आपको कौन सी आकृति को चेंज करेंगे तो हो जाएगा, मतलब कि संख्या को, ये जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस कर देंगे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे गुना कर देंगे तो सही हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, तो 68 का 3, यानी कि ये वाला आंसर आपको सूटेबल यहाँ पे हो जाएगा। 69 में कह रहा है कि सर्वाधिक मिलता जुलता आकृति कहाँ पे दे रखी है, तो दोस्तों ये जो है ना आपके पास इस आकृति में आपको सर्वाधिक मिलता जुलता दिख रहा है। 70 का दोस्तों आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यूपी को 336 लिखा है। कैसे लिखा है, तो यू कितना होता है 21 होता है और पी कितना होता है 16 होता है, दोनों गुना कर दिए 336 होता है। उसी प्रकार से ए कितना होता है 1, टी 20 और ई 5, 20 में कितना होता है 100 होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश है द पॉवर्टी वाज डिवाइडेड द ट्विंस, आंसर क्या होगा बिटवीन होगा, ठीक है। द प्लान विल बी सेंटिनोइज्ड डैश ए फॉरनाइट, इसका आंसर क्या होगा इन ए फॉरनाइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके पास है कि कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री यहाँ पे चूज करना है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बोल्ड को एडवर्ब चूज करना है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 द प्लेन फ्लू लो ओवर द हिल्स हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ द ऑर्डिनेटिक कंजक्शंस, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे पास जो है ना वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम हो जाएगा। यहाँ पे आपको कहना है कि द प्लूरल वर्ब ब्रिथेन विच मीन्स मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑफ कम्युनिटी, द सिंगुलर ऑफ वर्ड ब्रिथेन का सिंगुलर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ये क्या होगा ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यूज करेक्ट टेंस, व्हेन मिस्टर सिंह डैश द बेबी क्राई सी रैन टू पिक हिम अप, आंसर होगा इसका हियर्ड, क्या होगा हियर्ड। चेंज द फ्लोइंग डायरेक्शंस, यहाँ पे आपको डायरेक्शन चेंज करना है, यानी कि करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में ही सेड राम हैज़ नॉट टर्न येट, ठीक है। तो इसको आपको इंडायरेक्ट चेंज करना है दोस्तों, तो आपके पास जो है ना ही सेड दैट राम हैड नॉट ट्रम्प येट हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। और दोस्तों अगला सवाल आपके पास है कि यहाँ पे आपको बताना है कौन सा, तो स्क्रीन पे का आपको बताना है कौन सा बोल्ड लेटर्स फॉर जो द नियरली अपोजिट, यानी कि आपको एंटोनिम्स बताना है किसका, स्क्रीम्प का। स्क्रीम्प का एंटोनिम दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप तो ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए लेबिस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस यहाँ पे आपको क्या करना है, तो विच द नियरेस्ट, यानी कि सिनोनिम्स बताना है, साइनो बताना है इसका कैलस का, तो कैलस का सिनोनिम दोस्तों क्या हो जाएगा आपके पास, तो इंसेंटिव हो जाएगा, ठीक है। जीमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हैं तो मूल प्रेषक और अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं को टू और सीसी लाइन के नया संदेश भेजना चाहते हैं तो आप क्या उपयोग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं रिप्लाई ऑल का इस्तेमाल करते हैं। MS एक्सेल 2010 में किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें आप तुरंत एक दूसरे को संदेश भेजने में सक्षम होते हैं वो क्या कहलाता है, वो होता है चैट हम लोग करते हैं, ठीक है। MS एक्सेल 2010 में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो होता है Ctrl+B क्लिक करेंगे तो वो जो है ना वर्ड आपको बोल्ड हो जाएगा। MS एक्सेल 2010 में संख्या को उसके छोटे निकटतम पूर्णांकित मान में लाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों हम लोग फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव इफेक्ट MS वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है, तो दोस्तों वो जो नहीं होता वो आप पे इनकलाइजर करेक्टर हाइट नहीं होता है। टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर कंप्यूटिंग की श्रेणी से संबंधित है, तो ये आपके वर्ड प्रोसेसर से संबंधित हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की गई सेवाएं हैं, तो दोस्तों ये कौन सी सेवाएं जो है जो आपके पास इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाती हैं, आप लोग देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1, 2, 3 और 4 ये सभी जो है आपको इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाती हैं। MS वर्ड 2010 में सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों हम लोग Ctrl+E का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
है कि MS वर्ड 2010 में जो रिव्यू टैब दे रखा है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इस प्रश्न का कमेंट सही जवाब हो जाएगा। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी का फंक्शन पाया जाता है? तो दोस्तों ये कितना होता है? वैज्ञानिक श्रेणी का होता है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस टेबल का विकल्प होता है? इसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो ये होता है इंसर्ट। निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है, लेकिन ईमेल कंपोज करते समय उसकी अनिवार्यता नहीं होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सब्जेक्ट जो है इसकी अनिवार्यता नहीं होती है। MS वर्ड 2007 में फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जा सकने वाला फ़ॉन्ट का अधिकतम आकार क्या है? तो दोस्तों वो क्या होती है? 72। MS एक्सेल में कर्सर को एक समय में एक सेल पर ऊपर या नीचे क्वाटरी कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो वो हम लोग करते हैं पेज अप और पेज डाउन का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो वो Ctrl+P का इस्तेमाल करते हैं। MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर उसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? तो वो कहते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगला सवाल है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसमें एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है? वो क्या होगा? क्लिप बोर्ड होता है। सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था? दोस्तों कौन सा? आर्ची था। और दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, इंटरनेट पर कंप्यूटर सर्वर को किसके नाम से भी जानते हैं हम लोग? दोस्तों हम लोग होस्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को हमने यहीं पे कवर कर लिया। उम्मीद करता है कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।